हेलो बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है इतिहास कक्षा 12 की क्लास में। और हमारा जो चैप्टर चल रहा था वैभवशाली भारत, उसी के अंतर्गत आज जो हमारा टॉपिक है वो है महाजनपद काल। तो बच्चों, महाजनपद काल कब प्रारंभ हुआ कि उत्तर वैदिक काल के दौरान जब जन बसना शुरू हो गए, और जन बसना जब शुरू हुआ तो इन जनों को कहा गया था जनपद। जनपद में दो वर्ड हैं, जन और पद। जन यानी कि जनता का समूह, और पद यानी कि स्थान। वो स्थान जहाँ पर जनता का एक बड़ा समूह रहता था वो जनपद कहलाए। और राज्य की कल्पना जाति के स्थान पर भौगोलिक हो गई, यानी कि अब राज्य में किसी एक जाति व्यवसाय से जुड़े हुए लोग नहीं होते थे, बल्कि अलग अलग व्यवसाय, अलग अलग जातियों के जुड़े हुए लोग एक ही स्थान पर रहते थे। ठीक है ना। और भू विस्तार संघर्ष, यानी कि अपने क्षेत्र में या कोई भी राज्य जो है अपना क्षेत्र बढ़ाने के लिए क्या करता, दूसरे राज्य के ऊपर हमला करता, आक्रमण करता और उसको हरा करके अपने राज्य में मिला लेता। तो इन भू विस्तार संघर्षों से क्या हुआ, बड़े महाजनपदों का उदय हुआ। बड़े जनपद जिनको कि महाजनपद कहा गया। अब बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ जिसका नाम अंगुत्तर निकाय है, उसमें 16 महाजनपदों की जानकारी दी गई है, जिसकी लिस्ट और उनकी राजधानी यहाँ बता रखी है। जैसे कौशल, श्रावस्ती, मगध की 3 राजधानियाँ थीं अलग अलग समय में, गिरिब्रिज, राजगृह और पाटलिपुत्र। फिर वत्स, कौशाम्बी, अवंती, उज्जैनी, जिसको आज इसको कहा जाता है उज्जैन। ठीक है ना। तो उस स्थान पर पहले उज्जैनी नाम से एक शहर बसा हुआ था। इसके बाद अंग, चंपा, काशी, वाराणसी, भज्जी संघ, वैशाली, मल्ल, कुशीनारा या पावा इसकी राजधानी थी। चेदी, शुक्तिमती, कुरु, इंद्रप्रस्थ, जो महाभारत काल में जो कौरव और पांडव का राजा जो राज्य था वो, और उनकी राजधानी हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ ये। फिर पांचाल, अहिच्छत्रपुर, मच्छ, विराटनगर या बैराट, जो कि जयपुर जिले में है, जयपुर के पास में। फिर शूरसेन, मथुरा, गांधार, तक्षशिला, कंबोज, राजपुर, अश्मक, पेदन्य या पोतन। तो बच्चों, इसमें जो फर्स्ट के जो 4 हैं, कौशल, मगध, वत्स और अवंती, यहाँ पे शक्तिशाली राजतंत्र थे। ठीक है ना। शक्तिशाली राजाओं का शासन था जो कि वंशानुगत होते थे। और बाकी के जो 12 जो बचे हुए हैं, इन 12 में से 10 महाजनपद ऐसे थे जहाँ पे गणतंत्र व्यवस्था थी। गणतंत्र व्यवस्था का मतलब जहाँ राजा का चुनाव होता था। ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है कि राजा वंशानुगत, यानी कि एक राजा के बाद उसका बेटा राजा बनता था। और इसके अलावा एक तो ये गांधार और दूसरा कंबोज, ये दोनों वर्तमान का जो अफगानिस्तान देश है उस देश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे देखो बच्चों कि प्राचीन भारत में गणतंत्र शासन पद्धति भी प्रचलित थी, और इस बात की जानकारी हमें बौद्धकालीन जो ग्रंथ है, जैसे अंगुत्तर निकाय पिछले पृष्ठ में दे रखा है, उसमें 16 महाजनपद बताए थे। उनमें से 10 महाजनपदों में संवैधानिक शासन था, गणतंत्र शासन था, यानी कि राजा का चुनाव होता था। और ये ग्रंथ कब लिखा गया था? 2500 साल पहले, आज से 2500 वर्ष पूर्व, यानी ठीक है ना। तो इसका मतलब गणतंत्र शासन व्यवस्था आज से 2500 साल पहले भी भारत में रही हुई है, यानी कि वो नवीन अवधारणा नहीं है, काफ़ी प्राचीन अवधारणा है। अब बौद्ध काल में राजा का निर्वाचन होता था, और इसकी सहायता के लिए क्या है कि अधिकारी होते थे। और उन कौन कौन से अधिकारी होते थे? उपराजा, भंडारिक और सेनापति, ये अधिकारी होते थे। इनके अलावा एक सभा होती थी, या जिसको संस्था भी कह सकते हैं। ये क्या करते थे? ये होती क्या थी? गणराज्यों के कुल प्रमुख, यानी कि किसी भी गणराज्य के अलग अलग व्यवसाय, कुल अलग अलग व्यवसाय, ठीक है ना, या अलग अलग जातियों के लोगों के जो प्रमुख व्यक्ति होते थे, उन व्यक्तियों से बनी हुई एक सभा होती थी। और इसमें जो भी प्रस्ताव आते थे उस पर निर्णय लिया जाता था विचार विमर्श करके। फिर उसके ऊपर राजा को सलाह देते थे कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं सभा भवन की। जिस जगह पे इन लोगों की मीटिंग होती थी, जिस बिल्डिंग में, उस बिल्डिंग को संस्थागार या संथागार का नाम दिया जाता है। और संथागार में जो ये सभी लोग बैठते थे मीटिंग के दौरान, तो वो अपने पद के अनुसार बैठते थे, यानी कि जो बड़ा अधिकारी होता था, बड़े पद पर होता था, वो तो बैठता था सबसे आगे, ठीक है ना, फर्स्ट में। और उसके बाद छोटा वाला उसके पीछे, फिर उसका छोटा पद वाला उसके पीछे, निम्न पद वाला उसके पीछे, इस तरह से।
और ये क्रम कौन देखता था कि कौन कैसे बैठेगा, तो इसके लिए अधिकारी होता था, ठीक है, और उस अधिकारी का नाम था आसन्न पन्नापक। यह सारी व्यवस्था देखता था कि हर व्यक्ति जो मीटिंग के दौरान अपने निर्धारित स्थान पर ही बैठे। अब प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया जाता था उससे पहले उसकी स्वीकृति ली जाती थी सभी सदस्यों से कि भाई मैं ये इस कारण से ये प्रस्ताव यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है, और फिर बाकी सभी लोग क्या है उसको स्वीकृति दे देते थे कि ठीक है आप प्रस्ताव रखो सभा में, ठीक है, और फिर उस प्रस्ताव को वो क्या करते सबको पढ़ करके सुनाते, यानी कि एक व्यक्ति बीच में खड़ा होकर के, जो व्यक्ति प्रस्ताव रखता था वो बीच में खड़ा होकर के उनको ज़ोर से बोल करके सुनाता था। फिर उस प्रस्ताव पर मतदान भी होता था, यानी कि निर्णय मतदान के द्वारा लिया जाता था। अब मतदान में आधे से ज़्यादा अगर वोट मिलते हैं, मत मिलते हैं, तो वो प्रस्ताव पास हो जाता था और फिर वो उस राजा को भेज देते थे आगे के कार्यों के लिए। फिर विवादित विषय, अगर कोई ऐसा विषय उसमें आ जाता प्रस्ताव जिसके ऊपर विवाद हो रहा है, ठीक है ना, एक निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उसके लिए फिर समितियां बनाते थे। समिति में अनुभवी लोग होते थे, ठीक है ना, ज्ञानी विद्वान लोग होते थे, उनको वो प्रस्ताव सुनते थे, तो फिर वो समितियां क्या करती, उनके ऊपर विचार करके फिर एक रिपोर्ट उनको देती, सभा में पेश करती कि भाई हमने ये विचार किया है और हम इस निर्णय पे पहुँचे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं गणतंत्रीय न्याय व्यवस्था की। गणतंत्र शासन में न्याय व्यवस्था किस प्रकार की थी, तो बुद्ध घोष ने क्या कहा इस बारे में कि न्यायिक अधिकारियों की व्यवस्था उस समय थी, यानी कि न्याय करने वाले अधिकारी जैसे कि आज मजिस्ट्रेट, जज है ना, ये होते हैं, उस तरह से भी पहले अधिकारी होते थे जो क्या करते हैं किसी भी अपराध की जांच पड़ताल करते और उसके बाद ही दोषी व्यक्ति को दंड देते थे, निर्दोष को दंड नहीं देते थे। इसके बाद गणतंत्र और महाजनपद व्यवस्था कैसे ख़त्म हुई धीरे धीरे, है ना, बाद में यह नहीं रही थी, तो उसके पीछे क्या कारण था कि सबसे पहले भारत का सबसे पहला जो साम्राज्य था वो नंद साम्राज्य था, ठीक है ना, नंद वंश के राजा महापद्मानंद, है ना, फिर उसके बाद घनानंद ये राजा हुए थे। फिर घनानंद इस वंश का अंतिम राजा था जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो अपना शिक्षक था उनका चाणक्य, कौटिल्य, है ना, जिसने अर्थशास्त्र की रचना की थी, उसकी सहायता से, ठीक है ना, चाणक्य इसका शिक्षक था, उसकी सहायता से चंद्रगुप्त ने घनानंद को या नंदवंश के अंतिम राजा को हरा दिया और शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। और उसके द्वारा क्या हुआ कि केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की स्थापना हुई। केंद्रीकृत शासन व्यवस्था का मतलब होता है जहाँ शासन की सारी शक्तियाँ, निर्णय लेने की सारी शक्तियाँ जो है वो एक ही केंद्र होती है, यानी कि पावर का सेंटर जो होता है वो एक ही स्थान होता है, और यहाँ पर वो स्थान क्या था, राजा, यानी कि सारी शक्तियाँ राजा में निहित होती थी। तो इस तरह की शासन व्यवस्था की स्थापना हुई। तो इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे महाजनपद खत्म हो गए, ठीक है ना, वो सब उस बड़े राज्य में विलीन हो गए, ख़त्म हो गए। और इससे क्या हुआ कि जब साम्राज्य की स्थापना हुई थी, इससे भारत को एक राजनीतिक इकाई के रूप में भारत संगठित हुआ, यानी कि पूरा भारत एक देश के रूप में, एक महादेश के रूप में संगठित हो गया। फिर सामाजिक व्यवस्था किस तरह की थी, तो उसमें देखिए समाज का जो आधार था वो था वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था। अब वर्ण कौन कौन से थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण थे। और इसका उल्लेख कहाँ किया गया है, वर्ण व्यवस्था थी, ये बात हमें कहाँ पता चलती है, ऋग्वेद से। ऋग्वेद का पुरुष सूक्त और उसका 10वां मंडल, ऋग्वेद का 10वां मंडल जो कि पुरुष सूक्त से संबंधित है, उसमें क्या कहा गया है कि परम पुरुष या कोई एक बड़ा देवता, महापुरुष, है ना, तो उससे इन वर्णों की 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई, है ना। अब प्रारंभ में जो यह वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म आधारित थी। कर्म आधारित का मतलब व्यवसाय पर आधारित, यानी कि जो व्यक्ति जिस तरह का व्यवसाय करता है या जो व्यवसाय करता उसका वो वर्ण हो जाता है, ठीक है ना। जैसे कोई व्यक्ति क्षत्रिय का कर्म कर रहा है, सेना का कार्य कर रहा है तो वो क्षत्रिय हो जाता, कोई कर्म कांड कर रहा है, शिक्षक है तो वो ब्राह्मण में चला जाता, ठीक है ना। कोई व्यक्ति ऐसा है जो सबकी सेवा कर रहा है तो वो शूद्र में चला जाता। अब क्योंकि व्यवसाय आधारित थे, हो सकता है क्षत्रिय का बेटा ब्राह्मण कर्म करने लग जाए तो उसका वर्ण ब्राह्मण हो जाता था, ठीक है ना। और अंतर्वर्णीय विवाहों का प्रचलन था, यानी कि एक वर्ण के व्यक्तियों का दूसरे वर्ण के व्यक्तियों के बीच में विवाह हो जाता था। और अंतर्वर्णीय विवाहों का उद्देश्य क्या था कि एक व्यावसायिक कुशलता का विकास करना,
यानी कि एक ही परिवार में अलग अलग व्यवसायों के अलग अलग वर्ण के लोग एक ही परिवार में हो सकते थे, ठीक है ना। माता पिता फिर उनके बच्चे, इन सब का वर्ण अलग अलग हो सकता था अगर वो अलग अलग व्यवसाय कर रहे हो तो। अब सूत्र काल में वर्ण व्यवस्था, जब सूत्र काल की शुरुआत हुई, वैदिक काल खत्म होने के बाद में, तो इस वर्ण व्यवस्था में दृढ़ता और जड़ता, ठीक है ना, वो आने लगी। अब जड़ता आने का मतलब फिर क्या हो सकता है कि जो व्यक्ति जो व्यवसाय कर रहा है वो हमेशा के लिए वही व्यवसाय करता रहेगा, उसका वर्ण चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। यानी कि कर्म की बजाय वो जन्म आधारित हो गई थी बाद में, तो दृढ़ता आना प्रारंभ हो गया और ये कठोर हो गई जो जाति व्यवस्था में बदल गई, ठीक है ना। उसी से क्या हुआ, बाद में जातियाँ बनी, ठीक है, क्षत्रिय जाति, ब्राह्मण जाति, वैश्य जाति, शूद्र जाति, इस तरह से। और बाद में ये आगे जाकर के ये जातियाँ और छोटी छोटी अलग अलग जातियों में विभाजित हो गई और इन जातियों में भी ऊंचे नीचे छोटे बड़े होने लग गए और ये व्यवस्था क्या हो गई, जन्म आधारित व्यवस्था में, जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था में बदल गई। अब दूसरा क्या है इसमें समाज का आधार, वो था आश्रम व्यवस्था, जिसका प्रारंभ में उत्तर वैदिक काल से ही हुआ था होता है। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, धर्मसूत्र से और स्मृतियों से, ठीक है। स्मृतियाँ कौन कौन सी, जैसे मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, इन स्मृतियों से। तो इनमें जो बताया गया है कि उस समय 4 आश्रमों की व्यवस्था थी, यानी कि मानव जीवन की लगभग 100 वर्ष की आयु मानते हुए उसको 4 बराबर भागों में डिवाइड किया गया, ठीक है ना। और 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई इसके लिए, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तब मनुष्य के पूरे जीवन को 4 भागों में विभाजित किया गया और 4 ही पुरुषार्थ भी थे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और मतलब ये पुरुषार्थ और आश्रम क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जैसे ब्रह्मचर्य अवस्था, ब्रह्मचर्य अवस्था में क्या करता कि व्यक्ति धर्म से परिचित होता और शिक्षा प्राप्त करता। फिर गृहस्थ आश्रम में अर्थ और काम की प्राप्ति, अर्थ यानी कि व्यवसाय, क्या व्यवसाय करेगा, काम, काम का मतलब सुख सुविधाओं का उपभोग करना, ठीक है ना, परिवार की व्यवस्था करना, संतानोत्पत्ति, ठीक है ना, ताकि मानव जाति का क्रम आगे निरंतर चलता रहे। तो अर्थ और काम गृहस्थ अवस्था से। वानप्रस्थ अवस्था में वो क्या करता है कि व्यक्ति अपने सारे कर्तव्यों से मुक्त होकर के वन में निवास करता और वन में निवास करते हुए संपूर्ण समाज की भलाई के लिए, ठीक है ना, वो कार्य करता। और संन्यास आश्रम में अपनी ये अवस्था भी छोड़ देता, क्योंकि वानप्रस्थ आश्रम में वो वन में निवास तो कर रहा है लेकिन उसने गृहस्थ जीवन का पूरी तरह से त्याग नहीं किया है अभी भी, ठीक है ना। लेकिन संन्यास आश्रम में वो क्या करता है, पूर्ण रूप से त्याग कर देता है इसका, और वो मोक्ष प्राप्ति के लिए साधना में जुट जाता है। अब बात करते हैं उद्देश्य, वर्ण व्यवस्था का उद्देश्य क्या रहा उस समय। तो व्यक्ति को गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार समाजोपयोगी बनाना, यह उसका मुख्य रूप से उद्देश्य था कि यानी कोई भी व्यक्ति उसमें जो गुण है उस गुण के हिसाब से वो कर्म करे और अपने व्यक्तित्व को निखारे। और आश्रम व्यवस्था का उद्देश्य क्या था, भौतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और नैतिक लक्ष्यों का समन्वय करना, यानी कि उसको किस विषय में, किस आयु की किस अवस्था में कौन सा कार्य करना चाहिए, है ना, वो इसमें, ताकि उसकी नैतिक उन्नति हो मनुष्य की। अब संस्कार पर आते हैं, संस्कार क्या होता है, ठीक है ना, और कौन कौन से होते हैं। तो संस्कार क्या होता है, व्यक्तिगत जीवन को सुव्यवस्थित करना, यानी कि अपना जो जीवन है उस जीवन को सुव्यवस्थित करके, सिस्टमेटिक करके उसको पूर्णता की ओर ले जाना, अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति करना, अपने जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त करना, है ना। तो इसके लिए अपनाई जाने वाली सामाजिक क्रियाएं जो होती है वो कहलाती है संस्कार। अब संस्कार की जानकारी जो हमें प्राप्त होती है सूत्र साहित्य से, जिसमें एक तो गृह्य सूत्र, फिर धर्म सूत्र और स्मृतियों से हमें संस्कार के बारे में पता चलता है। अब इनकी संख्या कितनी है, 16 संख्या है। गर्भाधान संस्कार, यानी कि मनुष्य के गर्भाधान संस्कार जब वो गर्भ में होता है मनुष्य अपनी माता के, तब से लेकर के उसके जो अंतिम संस्कार अंत्येष्टि, उसकी मृत्यु के बाद शव का अंतिम संस्कार करना। तो गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि संस्कार तक कुल 16 संस्कार हैं, जिसमें गर्भाधान, पुंसवन संस्कार, सीमन्नतोनयन संस्कार,
जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ाकर्म संस्कार, कर्णवेद संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशांत संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार जिसको पाणी ग्रहण, ठीक है ना, हिंदू समाज में पाणी ग्रहण, विवाह को क्या कहते हैं, पाणी ग्रहण संस्कार, विवाह संस्कार और अंत्येष्टि संस्कार, ये कुल 16 संस्कार होते हैं।